Dear students, we are discussing question number 29 to 32 of part 1 of IOQP held on 13th March Sunday. So let's come to the question. Question number 29. इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने पास एक सिलेंडर है जो कि थिक है, उसके इनर और आउटर रेडियस A और B है और पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है जिसका रेसिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है। इस सिलेंडर की हाइट अपने को h गिवन है और सवाल में ऐसा साफ साफ लिख रखा है कि सोलेनॉइड के अंदर, इसको हमने मिडिल में रख रखा है, सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टाइम वेरिंग है, एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने को बीटा टी दी हुई है क्वेश्चन में। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली अपने पास एक सोलेनॉइड है और एक थिक सिलेंडर है। तो लेट अस से ये थिक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का इनर और आउटर रेडियस A और B मेंशन्ड है क्वेश्चन में। तो लेट अस से ये A है और ये आउटर रेडियस B है। ये मैंने थिकनेस शो कर रखी है क्वेश्चन में। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो क्वेश्चन में h मेंशन्ड है, दिस हाइट इज h। और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेसिस्टिविटी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वो पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग रेसिस्टिविटी रो, इसका बना हुआ है। अपने को फर्स्ट ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ईएमएफ इंड्यूस पूछ रखा है इन्होंने आर रेडियस पर, ए और बी के बीच में कोई आर रेडियस, इस आर पे अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो इसके लिए अपन फ्लक्स लिखेंगे और उस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका अपन अगर क्रॉस सेक्शन का व्यू बनाए इधर से तो ये अपने को कुछ ऐसे दिखने वाला है कि अपने पास ये आउटर रेडियस है, आउटर सर्कमफेरेंस, इनर सर्कमफेरेंस, ए रेडियस ये हो गया और दिस इज बी एंड वी आर एट सम रैंडम रेडियस आर। तो उस रैंडम रेडियस आर पे मैं अगर आ करके फ्लक्स लिखूं, ये आर रेडियस मैंने लिया है रैंडम, इस आर रेडियस पर आकर के मैंने एक लूप एज्यूम किया और इस लूप के थ्रू मैं फ्लक्स लिखता हूं। तो इस लूप के थ्रू अगर फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स की वैल्यू होगी इस लूप के थ्रू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू बीटा टी गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बीटा टी के साथ। सो दिस इज टोटल फ्लक्स। इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी फाई बाई डी टी, उससे मुझे ईएमएफ मिलेगा। तो यहाँ पे फॉलो करना, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आती है बच्चों, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जो यहाँ से अपने को मिलती है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म्स में, पाई आर स्क्वायर इंटू बीटा मिलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू बीटा। ये वैल्यू हो गई ईएमएफ की जो कि ए ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन करेक्ट है। बी, सी और डी पे आते हैं अब। इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट इन थिक हॉलो सिलेंडर बिटवीन रेडियाई ए एंड बी। इस क्वेश्चन में ये साफ साफ मेंशन था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे मैंने ये जो क्रॉस सेक्शन बनाया है इसमें मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसलिए मैंने सीधा फ्लक्स को एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड लिखा और डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाला। अब सेकंड ऑप्शन में अपने से इंड्यूस्ड करंट सर्कुलेटिंग इन द थिक हॉलो सिलेंडर के बारे में पूछा है कि क्या करंट फ्लो कर रहा होगा। इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, उस आर सेक्शन पे ही जा करके मैं डी आर विड्थ का एक एलिमेंट लूंगा। वो एलिमेंट सिलिंड्रिकल एलिमेंट होगा। इस बात को समझना कि ये आर रेडियस है, यहाँ पे और डी आर विड्थ एलिमेंट लेने के लिए एक डी आर विड्थ और लूंगा। तो ये कुछ इस तरह से ये एलिमेंट बनेगा, सिलिंड्रिकल एलिमेंट होगा जिसकी हाइट, अगेन ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। इस एलिमेंट का जो विड्थ है, ये विड्थ जो है ये डी आर है और इसकी जो हाइट है वो h है, सिलेंडर की जो हाइट है उसके बराबर। यहाँ पे अपने को ईएमएफ पता है, ईएमएफ इंड्यूस पता है और करंट कुछ इसमें यूं फ्लो कर रहा होगा। अगर अपन ऐसा माने मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, तो अगर अपन माने कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, तो अंदर की तरफ अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको काउंट्रैक्ट करने के लिए करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। तो इस डायरेक्शन में करंट सर्कुलेट कर रहा होगा। इस एलिमेंट में करंट लिखने के लिए मैं इस एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो हमने ए ऑप्शन में निकाला, उसको इस एलिमेंट के रेसिस्टेंस से डिवाइड करने वाला हूं। तो इस एलिमेंट का पे जो ईएमएफ है वो अपने को पता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर बीटा। अब इसका जो करंट निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं डी आई बोल रहा हूं, उस करंट को आई एम टेकिंग एज डी आई
और इस डी की जो वैल्यू होगी वो होगी EMF दैट इज पाई आर स्क्वायर बीटा। उस आर रेडियस पर जो भी EMF इंड्यूस हुआ है उसको मैं डिवाइड करने वाला हूं उस एलिमेंट के रेसिस्टेंस से। अब उस एलिमेंट के रेसिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि उस एलिमेंट का रेसिस्टेंस क्या है। आप देखो बच्चों, इस एलिमेंट की जिस लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है वो लेंथ ये सरकमफेरेंस हो जाएगा विच इज 2 पाई आर। रेसिस्टिविटी अपने को रो पता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, इस एलिमेंट को ऐसे कट करें अपन तो इस एलिमेंट को कट करने पे वो जो एरिया मिल रहा होगा वो एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा जिसका विड्थ dr होगा और पीछे की तरफ लेंथ l होगा। तो वो एरिया होगा dr इंटू एल। यहाँ पे रेसिस्टेंस को पुट करता हूँ, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ विच इज सरकमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन एरिया, एंड एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन इज dr इंटू एल। एल इज h हियर, जो हाइट है वो h है। ये di हो गया, यहां से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस di का मतलब है करंट जो उस एलिमेंट में फ्लो कर रहा है। अपने को ओवरऑल करंट बताना है तो इस करंट को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो मुझे ओवरऑल करंट मिलेगा। इस करंट को इंटीग्रेट करते हैं तो I की वैल्यू मिलती है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, स्पेस यहाँ पे थोड़ा है, I की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करने पे आप देख सकते हैं पाई कैंसिल आउट होने वाला है, यहाँ पे ऊपर बीटा h और नीचे 2 रो बचने वाला है। अब r को इंटीग्रेट करेंगे तो ये r स्क्वायर बाई 2 बनेगा, तो नीचे बेसिकली हमारे पास 4 बचने वाला है। तो नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास है 4 रो और ऊपर न्यूमरेटर में बीटा और h है, बीटा और h, और ये r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2 हुआ। तो लिमिट्स पुट करने पर a से b अगर मैं लिमिट्स पुट करूं ओवरऑल करंट को निकालने के लिए तो वो फाइनली बनने वाला है ऊपर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अभी सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में रेसिस्टेंस ऑफर्ड पूछा है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ करंट। देखो बच्चों, ये जो एक एलिमेंट का हमने रेसिस्टेंस लिखा है उसको अगर मैं dr रीड करूं और उस dr को मैं देखूं कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका क्यूमुलेटिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1/dr को एक तरह से ऐसा मान सकते हैं अपन कि वो पैरेलल वाली फील दे रहा है रेसिस्टेंसेस, वो करंट जो है वो सब एडअप होंगे तब ओवरऑल करंट आया है। तो सारे रेसिस्टेंस को ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक एलिमेंट का रेसिस्टेंस लिख करके 1/dr लिख करके इंटीग्रेट करने वाला हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट, ये 1/r इक्विवेलेंट के बराबर होने वाला है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। मैं dr पहले लिखता हूँ, यहाँ पे dr इज रो, उसकी लेंथ है लेंथ है 2 पाई आर। इसको मैं जरा सा इरेज कर लेता हूँ, ये लेंथ है 2 पाई आर और जिस लेंथ में करंट सर्कुलेट हो रहा है वो लेंथ चाहिए अपने को। रेसिस्टेंस एलिमेंट का लिख रहा हूँ मैं, तो वो जो रेसिस्टेंस जिस लेंथ में फ्लो कर रहा है वो लेंथ है 2 पाई आर, एंड एरिया अभी अभी यहाँ भी लिखा था हमने, उस एलिमेंट का एरिया जिस क्रॉस सेक्शन में वो करंट फ्लो कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो ऐसे कट करेंगे यहाँ पे तो एक वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनने वाला है जिसमें वो करंट फ्लो कर रहा होगा। तो वो क्रॉस सेक्शन का एरिया है h, जो कि हाइट है सिलेंडर की, इंटू dr। बच्चों इसको इंटीग्रेट करें लिमिट्स पुट करके a से b, तो ये अपने को 1/r की वैल्यू देगा और इसको अपन रेसिप्रोकल कर लें तो ये एग्जैक्टली इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन्ड है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन में आते हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटेक्टेबल आउटसाइड द सोलेनॉइड। बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम सोलेनॉइड के बाहर भी जाके देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड EMF जो है वो इंड्यूस हो रहा होगा। वो फ्लक्स के चेंज से अपन समझ सकते हैं कि मैं जरा सा यहाँ पे स्पेस लेता हूँ और इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम सोलेनॉइड के बाहर भी जाके देखें बच्चों तो अपने को समझ में आएगा कि मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस से ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन है और अंदर अपने पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसका आउटर इनर रेडियस a और b है। इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैं एक अगर रफली एक लूप लूँ बाहर और इसके थ्रू फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स विल बी एक्चुअली रेडियस ऑफ सोलेनॉइड स्क्वायर इनटू पाई, दिस इज सोलेनॉइड रेडियस पाई r स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड विच इज बीटा t। ये एक्चुअली फ्लक्स होने वाला है अगर मैं कोई भी लूप लूं आउटसाइड द सोलेनॉइड।
इसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो ईएमएफ आएगा, दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर बीटा। तो जो ईएमएफ, ये फ्लक्स लिखा है मैंने, और जो ईएमएफ आने वाला है बाहर वो आने वाला है पाई आर स्क्वायर बीटा। बच्चों इस ईएमएफ के कारण, ये ईएमएफ का रीजन जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो जो कि सर्कुलर फॉर्म में होंगे और नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होंगे, और वो फील्ड लाइंस जैसे जैसे अपन बाहर जा रहे होंगे वो उनकी डेंसिटी भी कम हो रही होगी। इस बात को हम समझ सकते हैं अगर हम इसी ईएमएफ को इस तरह से लिख लें कि दिस ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू 2 पाई आर। उस आर रेडियस पे ई डॉट डीएल किया मैंने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अपने को यहाँ से मिल सकती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्रेजेंट होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा है नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटेक्टेबल, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी। सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में अपने पास है एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ अपने को 2 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक रिलेशन दिया हुआ है मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन में, और एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है इस एसएचएम का वो अपने को मेंशन्ड है थीटा एम। ये कुछ इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, ये मीन पोजीशन है पेंडुलम का, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लेट अस से v है, यहाँ पे जो टेंशन होगा इसकी रफली एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेंशन मैक्सिमम टेंशन होगा, लोवेस्ट पॉइंट है सर्कल का, और ये इस तरह से mg लग रहा होगा यहाँ पे स्पीड 0 है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे mg एक्ट कर रहा होगा नीचे, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट टेंशन विल बी मिनिमम। अब अगर इस v को पहले एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लें, रस्सी की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ l क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो ये l माइनस एल कॉस थीटा इतना हाइट डिसेंड हुआ है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आई कैन राइट mg l माइनस एल कॉस थीटा, and this value will be equals to half mv square. This is gain in kinetic energy and this is loss in potential energy, l minus l cos theta। ये वाली जो हाइट है, इतनी हाइट उसने डिसेंड हुआ है, तो यहाँ से v की जो वैल्यू मिलती है, दिस वैल्यू इज रूट ओवर ऑफ 2g l 1 माइनस कॉस थीटा। टेंशन मैक्स और टेंशन मिन में जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में टेंशन्स की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं। पहले तो यहाँ पे अगर अपन टी मैक्स निकालें तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ टी मैक्स माइनस एम जी, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूँ, टी मैक्स माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू उठा के, आर यहाँ पे लेंथ है स्ट्रिंग का, वी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करें बच्चों, तो टी मैक्स की जो वैल्यू मिलती है यहाँ से अपने को टी मैक्स की वैल्यू मिलेगी, फॉलो करना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हैं वी की वैल्यू को, तो ये एग्जैक्टली यही मिलेगा अपने को जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दैट इज 3mg एंड माइनस 2mg cos थीटा। दिस cos थीटा इज थीटा मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड, तो ये अपने पास आ गया टेंशन मैक्स का वैल्यू जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इनके लिए अगर अपन देखें तो मैक्सिमम टेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू निकलवा रखी है इन्होंने बी में, तो इसके लिए अपन उस रिलेशन में इसको पुट कर लें तो अपने को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन मैक्स और टेंशन मिन का जो रिलेशन है। यहाँ पे टेंशन मैक्स हमने निकाल रखा है थीटा के टर्म्स में, इस जगह पे टेंशन मिनिमम है, इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्पीड 0 है तो सेंटीमीटर डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूँ, तो टी मिन विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट एम जी का जो होगा ये एंगल थीटा है, सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी एम जी कॉस थीटा, तो टेंशन मिनिमम विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। और टेंशन मिनिमम और टेंशन मैक्स में रिलेशन निकालते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर लूँ, तो टेंशन मैक्स और टेंशन मिन में अगर रिलेशन निकालना हो तो टेंशन मैक्स और टेंशन मिन में रिलेशन निकालते हैं। टेंशन मिनिमम विच इज एम जी कॉस थीटा 3 टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू tension maximum, and tension maximum we have is 3mg minus 2mg cos theta। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से cos थीटा की वैल्यू अपने को मिलेगी और यहां से cos थीटा की वैल्यू अपने को मिलेगी 3/5,
विच गिव्स थीटा टू बी 53 डिग्री, और इससे डी ऑप्शन भी अपने को करेक्ट दिख जाएगा। ये 45 से 60 के बीच में ही लाई कर रहा है 53 डिग्री, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है। और यहाँ से टी मैक्स भी हम निकाल सकते हैं। वंस वी हैव गॉट थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 मिल गई, तो टी मैक्स जो कि ए ऑप्शन में हमने निकाल रखा है, वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर लें 3/5, तो ये एग्जैक्टली 9/5 mg के बराबर आता है, इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू सी ऑप्शन, उन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रखी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अभी अभी हमने देखा था, ये लोवेस्ट पॉइंट पे आएगी वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होगी 2gl 1 माइनस कॉस थीटा विद इन द रूट, अंडर रूट के अंदर, पावर 1/2। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो यहाँ थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, तो यहाँ पे g को 9.8 ले लें, l को 2 मीटर और कॉस थीटा को 3/5 पुट करें, तो ये रफली 3.9 के आसपास वैल्यू मिलती है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका ओवरऑल आंसर ABCD चारों ही करेक्ट होंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में अपने पास मेंशन्ड है कि अपने पास दो बॉल्स हैं जिनके मासेस एक दूसरे के डबल हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है एक स्मॉल m मास है, एक कैपिटल मास है, कैपिटल M इज 2 टाइम्स स्मॉल m। ये बॉल्स एक सर्कुलर ट्रैक पे हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक में, जो कि स्मूथ है। ये एक स्प्रिंग से कांटेक्ट में है। इनिशियली वो स्प्रिंग म्यू नॉट एनर्जी स्टोर किए हुए, कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, और एक थ्रेड से बंधे हुए हैं। तो इस अरेंजमेंट को जब रिलीज करते हैं, तो जैसे ही बॉल्स, ये स्प्रिंग अटैच नहीं है बॉल्स में, इट इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट। तो ये पहले कंप्रेशन से जब तक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, दीज बॉल्स विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, और ये स्प्रिंग की जो लेंथ है ये बहुत स्मॉल है, ऐसा मेंशन्ड है क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा सिनेरियो को पहले अपन ड्रॉ करके समझते हैं कि जैसे अपने पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, और इस ट्रैक में वी हैव 2 बॉल्स, लेट अस से लाइक दिस। एक बॉल यहाँ पे जिसका मास 2m है, और एक बॉल यहाँ पे जिसका मास m है। हालांकि इनके बीच इंटरेक्शन अभी स्प्रिंग के थ्रू है, ये स्प्रिंग के थ्रू कांटेक्ट में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन इसको ऐसे समझें कि वी हैव फर्स्ट बॉल लाइक दिस 2m, और एक स्प्रिंग है, दिस इज सेकेंड बॉल m, और ये अभी म्यू नॉट एनर्जी स्टोर्ड है। कंप्रेशन ऐसा है स्प्रिंग में कि वो एनर्जी म्यू नॉट है। अभी जैसे सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम अभी 0 है। तो लेट अस से जब तक ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आती है, ये स्प्रिंग का लेंथ भी बहुत छोटा है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं लगभग कि इसी पोजीशन पे ही ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आ गई। तो अब जैसे अगर अपन इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से आफ्टर दे गेट डीअटैच फ्रॉम द स्प्रिंग, उनकी वेलोसिटीज जानने की कोशिश करें, तो ऐसा एज्यूम कर लूं कि इसकी स्पीड यहाँ पे v1 है और इसकी स्पीड यहाँ पे v2 है। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0, और जब इन्होंने वेलोसिटी v1 v2 गेन कर लिया है, उस मोमेंट पे इसका मोमेंटम मैं ऐसा मान सकता हूँ 2mv1 और उसका है -mv2। सो बेसिकली v1 v2 में रिलेशन अपने पास आएगा 2v1 इज इक्वल्स टू v2। ये v1 v2 में रिलेशन है। अब ये v1 स्पीड से कांस्टेंट v1 स्पीड से आ रहा होगा, और ये वाला बॉल कांस्टेंट v2 स्पीड से आ रहा होगा, और कहीं पे लेटस से यहाँ पे कोलिजन हो रहा है इनका। 2m मास है ये, एंड दिस इज m मास। ये कोलिजन इलास्टिक है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ये इस तरफ स्पीड v1 से आ रहा है, और ये इस तरफ स्पीड v2 से आ रहा है। अभी अपन v1 v2 में रिलेशन पता है अपने को, तो सेम रिलेशन अपन बोल सकते हैं कि जो इनका ओमेगाज होगा उनमें भी होगा। आई कैन राइट दिस एज ω1 r एंड दिस एज ω2 r। इसलिए इनके थीटास में भी जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जो एंगल ये डिस्प्लेस हुआ, जो एंगल स्मॉल m डिस्प्लेस हुआ, उनको θ1 और θ2 मान लें, तो आई कैन से कि 2θ1 इज इक्वल्स टू θ2। ये टोटल एंगल θ1 प्लस θ2 इज 2 पाई। इसको यूज करके अपन कितना कितना एंगल चला इंडिविजुअली ब्लॉक्स ने वो अपन निकाल सकते हैं। तो पुटिंग θ2 as 2θ1 we will get 3θ1 is equals to 2 pi and θ1 is actually 2 pi by 3। ये θ1 वो एंगल है जो कैपिटल मास m जो है
2m मास 2 टाइम्स स्मॉल m मास है उसने चला, और θ2 एंगल स्मॉल m का है, θ2 की वैल्यू 2 टाइम्स θ1 है, तो वो 4π/3 के बराबर होगा, तो θ2 विल बी इक्वल्स टू 4π/3। इससे अपने को ए ऑप्शन मिल जाता है, जो स्मॉल m मास ने एंगल चला है वो एंगल डिस्प्लेस जो है वो 4π/3 के बराबर है। नाउ इनकी जो वेलोसिटीज है उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो अपने पास वेलोसिटीज में रिलेशन है स्पीड्स में 2v1 इक्वल्स टू v2। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन और यूज कर लें एक बार, तो आई कैन राइट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, और एक रिलेशन तो अपने पास ऑलरेडी है v1 v2 में, वो रिलेशन एक बार वापस से लिख लेता हूँ, v1 इज 2v1 इज इक्वल्स टू v2। एक तो ये रिलेशन अभी अभी मिला अपने को, और एनर्जी से जो इक्वेशन आएगी, इनिशियली एनर्जी पूरी पोटेंशियल के फॉर्म में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वो म्यू नॉट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इसको मैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर कर लूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m मास। यहां से पहले v2 की वैल्यू को 2v1 पुट कर लेते हैं, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ, तो अगर अपन v1 की वैल्यू को 2v2 पुट कर लें, यहाँ से v1 की वैल्यू को v2/2 पुट कर लें, सॉरी v2/2 पुट कर लें, और v2 को सॉल्व करें, तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू आएगी सॉल्व करके, इस v1 इस इक्वेशन को इसमें पुट करें, अपन v1 की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ v2/2 एंड फर्दर सॉल्विंग इट, v2 अपने को एग्जैक्टली इस वैल्यू के बराबर मिलेगा विच इज 4μ0/3m। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपने पास यहां से निकल के आता है। ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी ऑफ मास m ऑन ट्रैक, स्मॉल m मास की जो वेलोसिटी है ये v2 की वैल्यू है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड। अभी नेक्स्ट टाइम टेकन टू कोलाइड पूछ रखा है इन्होंने, तो टाइम टेकन टू कोलाइड के लिए अपन क्या करते हैं कि ये v1 स्पीड से चल के आ रहा है, ये v2 स्पीड से चल के आ रहा है, वंस वी नो v2 वी ऑल्सो नो v1, हमें v1 नहीं पता, इसका हाफ कर लें तो v1 आ जाएगा, बट इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप बोलो एक तरह से, वो v1 प्लस v2 होगा, और जो रिलेटिव इनका जो डिस्टेंस सेपरेशन इनिशियली है आप देख सकते हैं ये 2πr के बराबर है, तो इस 2πr लेंथ का जो रेट ऑफ चेंज है वो इनकी वेलोसिटीज का सम है, स्पीड्स का सम है। तो यहाँ से अपन सोच सकते हैं कि जो टाइम होगा इनका कोलिजन का वो होगा इनके बीच की जो सेपरेशन है दैट इज 2πr, और किस रिलेटिव स्पीड से ये सेपरेशन कवर हो रही है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड है वो v1 प्लस v2 है, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फर्स्ट कोलिजन। तो v2 हम निकाल चुके हैं एंड v1 की वैल्यू को v2/2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू को v2/2 पुट करें, so this will be 2πr upon 3v2/2, so this is basically 2πr upon 3v2/2, so here we have 2. So now let's put the value of v2 here. Once we put the value of v2 which we have got in second option, we will get the result as this one. Exactly, you can see यहाँ पे आप v2 को पुट करें 4μ0/√3m, तो ये √3 ऊपर जो आएगा उससे ये √3 कैंसिल आउट होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा देख लेते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे अपने को मिल रहा है t की वैल्यू 2πr अपॉन दिस इज 2 वंस मोर, और यहाँ पे 3v2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, v2 को उठा के यहाँ रखता हूँ, दिस इज 2, इस 4 को रूट के बाहर निकाल लिया, 2√μ0 एंड दिस इज √3m, ये √3m ऊपर आएगा। आप देख सकते हैं बच्चों ये √3 से यहाँ √3 कैंसिल आउट होकर के अपने को नीचे √3 मिलने वाला है, और ये 2 भी कैंसिल आउट होने वाला है। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज 2πr व्हिच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली, 2πr √m अपॉन √3 √μ0। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन में अपने को सेकंड कोलिजन का टाइम पूछा गया है। सेकंड कोलिजन बच्चों इसको ऐसे समझे, एक बार यहाँ कोलाइड होगा
और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो अप्रोच की वेलोसिटी और सेपरेशन की वेलोसिटी सेम होगी। ई की इक्वेशन से हम सोच सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये कोलिजन के वक्त जब अप्रोच कर रहे थे तो अप्रोच की वेलोसिटी v1 प्लस v2 था, तो सेपरेशन की वेलोसिटी भी v1 प्लस v2 के बराबर ही होगा। तो ये कोलिजन के बाद जो इनका रिलेटिव स्पीड है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो अगेन v1 प्लस v2 है। तो यहाँ पे वो आएंगे और फर्दर यहाँ पे कोलिजन होगा। यहाँ पे कोलिजन नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग है बेसिकली, तो स्प्रिंग को मान सकते हैं कि वो वापस से कंप्रेस इसको कर रहा होगा। अपन ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो टोटल टाइम है कोलिजन का वो अगर यहाँ पे ही सेकंड कोलिजन माने, इसको सेकंड कोलिजन काउंट करें तो भी अपन बोल सकते हैं टोटल टाइम जो कोलिजन का होगा वो होगा फर्स्ट कोलिजन का टाइम प्लस जो टाइम वापस यहाँ से यहाँ आने में इनको लगा, तो वो फर्स्ट कोलिजन के टाइम के बराबर ही है ये वाला टाइम भी। तो ओवरऑल आंसर 2 टाइम्स द टाइम विच वी हैव फाउंड फॉर फर्स्ट कोलिजन। और अगर अपन देखें डी ऑप्शन में तो वो फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन का 2 टाइम्स नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है और इसका करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32, द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ लेना है, ऐसा सवाल में मेंशन्ड है और कुछ ऑप्शंस हैं अपने पास। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने से बीटा की वैल्यू पूछ रखी है, बीटा यहाँ पर है। सो बेसिकली बीटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक तरह से, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपन सोच सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव स्पीड इज एक्चुअली के, और इस के को प्रोपगेशन वेक्टर को देख सकते हैं अपन यहाँ से कि प्रोपगेशन वेक्टर जो है वो है आई कैप, यूनिट वेक्टर अगर लिखूं मैं प्रोपगेशन वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखूं मैं, तो बेसिकली दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज √14। सो दिस इज बेसिकली प्रोपगेशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एंड k की वैल्यू यहाँ से √14 है और v मतलब लाइट की स्पीड हो गई वैक्यूम में c, दिस इज बीटा। और ऑप्शन नंबर ए में एक्चुअली यही मेंशन है, लाइट की स्पीड की वैल्यू पुट कर लें तो, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, हमसे बी की वैल्यू निकलवाई इन्होंने और बी एक्चुअली यहाँ पर है। तो ये बी की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन और प्रोपगेशन का डायरेक्शन का डॉट लें तो 0 होगा। ट्रांसवर्स वेव है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ई वेक्टर यहाँ पे अपन ऐसे लिख लें 3i कैप प्लस bk कैप, और इसका डायरेक्शन, इसका डॉट लेने अपन सी वाले वेक्टर से, तो ये अपने पास है प्रोपगेशन वाला जो वेक्टर यहाँ पे लिख रखा है मैंने, प्रोपगेशन डायरेक्शन में वेक्टर है i कैप प्लस 2 कैप प्लस दिस इज 2j कैप प्लस 3k कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप, इसके साथ डॉट लें तो यहाँ b की वैल्यू अपने को बच्चों मिलेगी -2। आप देख सकते हैं इसका डॉट लेकर के 0 से इक्वेट करें, इसका डॉट 0 होना चाहिए, तो b की वैल्यू -2 मिलती है, जबकि ऑप्शन में अपने को 2 गिवन है, इसलिए इसको अपन इनकरेक्ट मानेंगे। सी ऑप्शन में इन्होंने एनर्जी डेंसिटी पूछ रखी है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट एनर्जी डेंसिटी एज ½ ε0 E²। और बच्चों आप देख सकते हो कि जो आंसर इन्होंने दिया है वो भी इन्होंने E0 के टर्म्स में दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें अपन वहाँ से, तो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ε0 को ε0 रहने देता हूँ, यहाँ पे 2, सो वो √13 आता है वहाँ से, तो √13 का स्क्वायर इज 13 और 10⁻³ का स्क्वायर इज 10⁻⁻6 which actually matches with option number C. So this is again correct option. Now coming to the amplitude of magnetic field, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स में रिलेशन होता है B0 C is E0, तो E0 अपॉन C कर लें तो ये B0 की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी। अब E0 की वैल्यू उठा के यहाँ से डालें, ये √13 है इंटू 10⁻⁻3, so you put electric field amplitude as √13 into 10⁻⁻3 and speed of light as 3 into 10⁸ and you will get B as this one। यही रिजल्ट आपको मिलेगा, हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, बट स्टिल अगर अपन थोड़ा सा रफ अप्रोक्सीमेशंस लेकर के रूट की वैल्यूज का देखें तो रफली इसकी अक्रॉस वैल्यू मिलती है अपने को, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है। थैंक यू।